हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। उससे पहले हमें एक रेडियस, एटॉमिक रेडियस पे हमें एक ट्रेंड याद करना है जो मैं पिछली क्लास में लिखवाना भूल गई थी। वो है पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच का कंपैरिजन। हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बीच का कंपैरिजन एस और एन डाल के याद किया था। अब हमें पीरियड 2 एंड पीरियड 3 का कंपैरिजन देखना है। इसमें आपको नंबरिंग कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये नंबरिंग हमने ऐसे कर लेनी है। इस नंबरिंग से हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे पता चलेगा कि सोडियम इज़ एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट नंबर पे सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद किसका साइज़ आएगा? 4 वाले का, एल्यूमिनियम का। उसके बाद सिलिकॉन का साइज़ है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद फॉस्फोरस है, उसके बाद सल्फ़र है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और लास्ट में फ्लोरीन है। इससे हमें एटॉमिक साइज़ का पता चल गया। तो आपने क्या करना है, पहले पीरियड 2 के एलिमेंट्स लिख लिए, पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर इसमें नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वह फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा? सोडियम। सेकंड पे आएगा मैग्नीशियम। ऐसे थर्ड पे क्या आएगा? लिथियम। तो ऐसे आपको एटॉमिक रेडियस का एग्जैक्ट ऑर्डर इसका मिल जाएगा जब आप पीरियड सेकंड और पीरियड थर्ड में कंपैरिजन करेंगे। और ये कंपैरिजन एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने बस इस कंपैरिजन को याद करने का तरीका बताया है। हालांकि पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में कंपैरिजन, एटॉमिक साइज़ का कंपैरिजन एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको स्टार मार्क करके याद रखेंगे। वेट अ मिनट। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be required
remove most loosely bound या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यानी कि अगर मुझे एक एलिमेंट दे रखा है x और मुझे x से x प्लस बनाना है, तो मुझे जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, रिक्वायर होगी, उसको मैं क्या कहूँगी? आयनाइजेशन एनर्जी कहूँगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं इसे। अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहला फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है वो है साइज। सबसे पहला फैक्टर है साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, मतलब साइज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। आप खुद सोचिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में है, और कोई एलिमेंट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, नीचे वाला? ये वाला बड़ा है, राइट। और आप ये बताइए कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी क्या है? ज़्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी? कम। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, तो मतलब मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी अभी इलेक्ट्रॉन के पास है बाउंडेड फॉर्म में, राइट। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस से आ रही है। अब ये थोड़ा दूर हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कम हो गया। फोर्स कम हो गया तो मुझे बाहर से भी कम फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नहीं है क्लियर तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं दोबारा से नए तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। साइज ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी कम। फिर आता है जेड इफेक्टिव। जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा, राइट। बिल्कुल यही वाले पॉइंट से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, thus more energy will be required to remove the electron from the isolated gaseous atom. Then आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमें पता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली हाई होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हायर एक्सचेंज एनर्जी, राइट। ये हमने चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी लास्ट पेज पे ये दे रखा है कि रीजंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स विल बी एक्सचेंज एनर्जी, हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो ये याद रखना है कि जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। किससे हाई होती है, किसके कंपैरिजन में हाई होती है, हायर एज कंपेयर टू सराउंडिंग एटम ओनली, एलिमेंट ओनली। हायर एज कंपेयर टू सराउंडिंग एलिमेंट ओनली। सिर्फ पड़ोसी वाले एलिमेंट पे हम ये वाली चीज़ लगाएंगे और किसी पे नहीं। सराउंडिंग एलिमेंट लिख लो या फिर एडजेसेंट एलिमेंट लिख लो। एडजेसेंट वर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। यस, एक फोर्थ पॉइंट रहता है, वो है नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी in their respective periods. नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है इनके पर्टिकुलर पीरियड में। अब हमें बात करनी है ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स क्या होते हैं, वेरिएशन अक्रॉस पीरियड, वेरिएशन डाउन द ग्रुप, ये सब हमें पढ़ने हैं। कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं पीरियड 2 की बात करूं, तो आपको पता ही है, ये होता है 2s1, ये होता है 2s2, ये होता है 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। यस, अब आपको पता है जैसे जैसे हम इधर जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, एक चीज़ याद रखनी है कि अक्रॉस द पीरियड जब हम जाएंगे तो जितने भी आंसर्स होते हैं वो हम जेड इफेक्टिव से देते हैं, और अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जितने भी आंसर्स होते हैं वो हम साइज़ के बेसिस पे देते हैं। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। तो अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जा रही हूँ तो मुझे पता है अक्रॉस द पीरियड जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, अभी लिखवाया जस्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए,
ये होना चाहिए, बट ये ऑर्डर नहीं होता। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आती है, मैंने आपको अभी लिखवाया कि जो फुल्ली फिल्ड होते हैं और पार्शियली फिल्ड होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी उनके एडजेसेंट वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो बेरिलियम है और जो नाइट्रोजन है, बेरिलियम क्या है, फुल्ली फिल्ड, और नाइट्रोजन क्या है, पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड। राइट अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2p की बात करूं तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अगर मैं फुल्ली फिल्ड की बात करूं, और अगर मैं हाफ फिल्ड की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि नाइट्रोजन के पास हैं। दैट मीन्स बेरिलियम का उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स के कंपैरिजन में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मुझे यहाँ पे ये वाला साइन हटा के ये साइन लगाना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ये साइन हटा के ये साइन लगाना चाहिए। तो एग्जैक्ट जो ट्रेंड बनेगा वो बनेगा लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हमारा बनेगा एग्जैक्ट ऑर्डर किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। यस तो ये हमारा एग्जैक्ट ट्रेंड बनेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अब हमें बात करनी है वेरिएशन डाउन द ग्रुप की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 13 की। तो इसका एग्जैक्ट ऑर्डर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ग्रुप 13 का। जैसे इसमें आपको क्या बनाना है, इसमें आपको एक W बनाना है। ये याद करने का तरीका है इसका W बना के। तो आपको पता चल रहा है सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है, बोरोन की, फिर किसकी है, थैलियम की, फिर किसकी है, गैलियम की, फिर किसकी है, एल्युमिनियम की, और सबसे कम किसकी पीक है, इंडियम की। तो ये एक W बना के याद रखना है कि ये ऑर्डर इसका एग्जैक्ट होता है किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ग्रुप 13 में साइज में भी एक्सेप्शन था, एल्युमिनियम और गैलियम में, और आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सेप्शन है। तो ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको एक्सप्लेन एज सच नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डाटा बेस्ड ऑर्डर है, इसीलिए। अगर हम बात करें
ग्रुप 14 की। काशी गए शंकर पार्वती। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, मैंने बताया ग्रुप में हम हमेशा क्या देखते हैं, साइज़ देखते हैं। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, यानी कि एग्जैक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए था। यहाँ पर भी लास्ट वाले में ये ना आके ये आ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि लेड की ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना है। साइज़ में हमें ग्रुप 14 में कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिला, बट आयनाइजेशन एनर्जी में हमें ग्रुप 14 में भी एक्सेप्शन देखने को मिला। कहाँ मिला? लास्ट में। अब हमें बात करनी है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसमें एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये होती है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 विच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 देते हैं तो हम एक न्यूट्रल एलिमेंट से पॉजिटिव कैटायन बना रहे हैं, बट जब ऑलरेडी एक कैटायन बन रखा है और मुझे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 पॉजिटिव में जाना है, तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अपने अंदर से कैटायन पॉजिटिव नेगेटिव को तो जाने नहीं देगा, बट हमें तो भेजना है नेगेटिव को। तो दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 विल बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1। क्यों? क्योंकि हमें कैटायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना है इस बार, और कैटायन तो खुद पॉजिटिव होता है और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करके रखता है। तो एक ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन ऑफ nth आयनाइजेशन एनर्जी। इसका स्टेप 1 होता है रिमूव n-1 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 2 होता है कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम 2 स्टेप्स में करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया है कंपेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप ऑफ पीरियड 2। तो अगर मुझे nth आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है
तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? सबसे पहले n-1 इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, CnOFn, ये होता है पीरियड 2 के एलिमेंट्स। मुझे कौन से को कंपेयर करना है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे? 2 - 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। मान लीजिए इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s1, इसकी क्या होती है? 2s2, इसकी क्या होती है? 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। अब मुझे क्या मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मुझे क्या करना है? n-1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 - 1 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है। तो ये क्या बन जाएगा? 2s0। इसमें से 1 रिमूव करूँगी तो ये बन जाएगा 2s1। इसमें से 1 रिमूव करूँगी तो ये बन जाएगा 2p0। इसमें से 1 रिमूव करूँगी तो ये क्या बन जाएगा? 2p1। इसमें से 1 रिमूव करूँगी तो ये बन जाएगा 2p2। इसमें से 1 रिमूव करूँगी तो ये बन जाएगा 2p3। इसमें से 2p4 और इसमें से 2p5। तो अब आप बताओ 2s0 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? बताइए। 2s0, देखिए लिथियम की टोटल कॉन्फ़िगरेशन, पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। अब हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो 2s0 हो गया और 1s2। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? हीलियम की। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? लिथियम की। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? बेरिलियम की। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? बोरोन की। ये किसकी होती है? कार्बन की। ये किसकी होती है? नाइट्रोजन की। ये किसकी होती है? ऑक्सीजन की। और ये किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो दैट मीन्स बेरिलियम इज एक्टिंग लाइक लिथियम, कार्बन इज एक्टिंग लाइक बोरोन, ऑक्सीजन इज एक्टिंग लाइक नाइट्रोजन, नियॉन इज एक्टिंग लाइक फ्लोरीन इन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का जब हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा? जिसको भी कंपेयर करना है, पीरियड 2 को कंपेयर करना है, पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ली। फिर हमने n-1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में से हमने n-1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। अब हमने देखा कि 1s2 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? हीलियम की। 2s1 किसकी होती है? लिथियम की। दैट मीन्स बेरिलियम इज बिहेविंग लाइक लिथियम, बोरोन इज बिहेविंग लाइक बेरिलियम, नाइट्रोजन इज बिहेविंग लाइक कार्बन, फ्लोरीन इज बिहेविंग लाइक ऑक्सीजन। आई होप मैं ये समझाने में क्लियर हूँ। नहीं समझ आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है, इनमें। और हमें पता है जो नोबल गैसेस होती हैं उनका तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता ही है। तो अगर मैं कंपेयर करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी? सबसे ज़्यादा हीलियम, फिर क्या आएगा? अब हमें बचा है ये कंपैरिजन, राइट? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हमें पता है इसमें तो हमने अभी ऑर्डर लिखा था, ये ऑर्डर लिखा था हमने। तो हीलियम के बाद क्या आ रहा है सबसे बड़ा? फ्लोरीन। फिर क्या आ रहा है? नाइट्रोजन। फिर क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। फिर क्या आ रहा है? कार्बन। फिर क्या आ रहा है? बेरिलियम। फिर क्या आ रहा है? बोरोन। फिर क्या आ रहा है? लिथियम। बट क्या ये एग्जैक्ट आंसर है हमारा? नहीं।
हमें तो पीरियड 2 को कंपेयर करना था, पीरियड 2 में हीलियम तो आएगा नहीं, तो कौन, लिथियम वाज बिहेविंग एज हीलियम, लिथियम, बेरिलियम वाज बिहेविंग एज लिथियम, तो जहाँ जहाँ हीलियम है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, लिथियम। जहाँ जहाँ फ्लोरीन है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, नियोन। जहाँ जहाँ नाइट्रोजन है वहाँ हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ हम क्या लिख देंगे, फ्लोरीन। जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ हम क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन। जहाँ जहाँ बेरिलियम है वहाँ हम क्या लिख देंगे, बोरोन। जहाँ जहाँ बोरोन है वहाँ हम क्या लिख देंगे, कार्बन। जहाँ जहाँ लिथियम है वहाँ हम क्या लिख देंगे, बेरिलियम। तो ये जो ऑर्डर आया ये हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर आया। यस, ये जो ऑर्डर आया ना अब हमारे पास, ये वाला, दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, दोबारा से सुनिए। सबसे पहले हमने पीरियड 2 के एलिमेंट्स को लिख लिया, हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। फिर हमने स्टेप 1 से देखा कि हमें n-1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, वेयर n इज़ द 2 इन दिस क्वेश्चन। 2 क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। फिर हमने देखा कि ये 2s0 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हीलियम की। 2s1 किसकी होती है, लिथियम की। ऐसे हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए और इनको अरेंज कर दिया। फिर हमने पहले इस वाली रो को अरेंज किया। इस वाले को अरेंज करने के बाद हमने देखा कि हीलियम इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ लिथियम, तो हीलियम की जगह हमने लिथियम रख दिया ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। Next point is, if noble gas configuration is achieved, then increase in ionization energy is very, very high. Number of ionization before very much greater change is equal to number of valence electrons. इसका कहने का मतलब, इन दोनों लाइनों का क्या मतलब है, अगर मुझे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है, तो अगर मैं नोबल गैस को, हमें पता है कि नोबल गैस का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अगर हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहीं अचीव हो जाती है तो इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई, राइट।
और नंबर ऑफ आयनाइजेशंस बिफोर वेरी मच ग्रेटर चेंज, मान लीजिए मेरा आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 और मैंने ये साइन लगा दिया, दैट मीन्स इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, राइट। तो नंबर ऑफ आयनाइजेशंस बिफोर वेरी मच ग्रेटर चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज होने से पहले कितनी आयनाइजेशन हो चुकी थी, 2 आयनाइजेशंस हो चुकी थी। तो 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें ये देखना है कि बहुत ज़्यादा चेंज, बड़ा चेंज होने से पहले कितनी आयनाइजेशंस हो चुकी थी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 आयनाइजेशंस हो चुकी थी, दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर मैं ये लिखती तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज होने से पहले कितनी आयनाइजेशंस हो गई हैं, ओनली 1। दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1। ये हमें इस पॉइंट से पता चला। तो इसी के साथ हमारा आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक कवर होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको क्लियर कर दूंगी अगली क्लास में। और हमारा आयनाइजेशन एनर्जी पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उससे अगली क्लास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उससे अगली क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय।